हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फोर्थ चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें जो मैंने सेकंड पार्ट जो रिवीजन का बनाया फोर्थ चैप्टर के लिए, उसमें हमने संयोजन जो संधारित्रों का जो संयोजन है उस तक के उस बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आज आगे का जो पोर्शन है वो है क्या, ऊर्जा वाला। ठीक है। तो आ, आगे आज हम पढ़ेंगे क्या, है ना, किसका रिवाइज करने वाले हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, एक मिनट। संधारित्र में संचित संचित ऊर्जा। देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फिर भी अपन रिवाइज में क्या करते हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट है ना ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। ठीक है। मेरा हर एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में आप जानते हो हर एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। और आज वाला जो सेक्शन जो है या आज वाला जो वीडियो है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा ये ऊर्जा का। ठीक है। इसमें एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है और हो सकता है अब आगे इन फ्यूचर जो है आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकली भी बहुत अच्छे इसमें पीछे लघुतरात्मक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है। तो थोड़ा ऐसा इनका ध्यान रखना है और इस टॉपिक का भी अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है। अब देखो, संधारित्र में ऊर्जा जो है बच्चों वो कैसे संचित होती है। देखो, संधारित्र का वास्तव में काम ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करना होता है ना। संधारित्र को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है। जो पंखों में अपन जानते हैं कंडेंसर लगे हुए होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे हम पावर सप्लाई करते हैं ना, स्विच को ऑन करते हैं तो पावर जो है विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा क्या करती है, संधारित्र में जाती है और वो उसमें संचित हो जाती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। हालांकि हम इसको बोलते हैं आवेश संचित होता है। ठीक है। लेकिन वो आवेश जो है वास्तव में ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। वहाँ पर ऊर्जा ही संचित होती है, विद्युत ऊर्जा संचित होती है। और ये विद्युत ऊर्जा जो है आगे जो है यांत्रिक कार्य के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो पंखा जो है वो क्या करने लगता है, घूमने लग जाता है। ठीक है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। देखो, अब संधारित्र में ये विद्युत ऊर्जा संचित कैसे होती है, इस ऊर्जा को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जब अपने पास में, जैसे मान लो कि ये कोई संधारित्र है। ठीक है। और ये संधारित्र, चलो एक अनावेशित संधारित्र आपको लेना होगा क्योंकि हमें केवल आज ऊर्जा को समझना है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक अनावेशित संधारित्र है और आपने इसको कोई बैटरी की सहायता से इसको जोड़ दिया है ना, बैटरी को जोड़ दिया यहाँ पर, ताकि ये संधारित्र क्या हो, आवेशित हो। इससे क्या होगा बच्चों, चार्ज का प्रवाह होगा। ठीक है, चार्ज का इसमें प्रवाह होता है। जैसे मान लो कि अब इस पर एक चार्ज संचित हुआ तो प्रेरण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इधर प्लस वाला होगा तो ये प्लस वाला माइनस, इसे है ना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, उसको उदासीन कर देते हैं। ये सब बातें मालूम है आपको। फिर क्या होगा, दूसरा और चार्ज आएगा, क्योंकि अब इसको ये आवेशित होगा तो ऐसा तो नहीं कि बस लगाते ही संधारित्र आवेशित हो गया। धीरे धीरे ये संधारित्र क्या होता है, आवेशित होता है। ठीक है। तो जैसे ये प्लस यहाँ पर संचित हुआ, इधर माइनस संचित हुआ। अब फिर दूसरा प्लस यहाँ पर संचित होगा, लेकिन इस प्लस के फिर और इस प्लस के, या फिर इधर जो प्रेरण से जो माइनस उत्पन्न होगा तो इस माइनस के और इस माइनस के मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। अब इस प्रतिकर्षण बल के हर अवरोध में या इसके विरोध में भी हमें, इस प्रतिकर्षण बल के बावजूद हमें इस पर आवेश को क्या करना है, संचित करना होता है। तो ये क्या करेंगे, आवेश इस पर संचित होने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, एक मिनट जो। ठीक है। तो यहाँ पर ये आवेश जो है वो संधारित्र की प्लेटों पर संचित होने के लिए कार्य करते हैं और अपन जानते हैं कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है ना। कार्य ही को, है ना, कार्य हमने पढ़ा 11वीं क्लास में, कार्य ही ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन कौन सी वाली है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
ठीक है, अब हमें ये मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो गया, v उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगर भाई बैटरी पर विभवांतर v है तो जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगी प्लेटें, तो इस पर विभवांतर क्या उत्पन्न होगा, v उत्पन्न होगा, है ना। विभवांतर है v। ठीक है, मान लो कि आवेश यहाँ पर पहले dq संचित हुआ, जैसे ये पहला आवेश था, ठीक है, ये आकर संचित हुआ, तो बताओ ये क्या है, dq। और पूरे आवेश की बात करें तो पूरा कितना है, टोटल q मान लेते हैं, है ना, ये d स्मॉल q के रूप में मान लेते हैं। तो जब ये dq इस पर संचित होगा तो क्या होगा, कार्य होगा। ये कार्य ही तो किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा, अब ये कार्य हमें ज्ञात करना है किसके रूप में, आवेश के रूप में। आपने कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक मैंने बताया था, विद्युत क्षेत्र वाला। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा वगैरह। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम कोई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर किया गया कार्य W = Q × V होता है। ठीक है, अब देखो जब ये आवेश dq इस पर संचित होगा, ठीक है, अल्प आवेश यहाँ पर संचित होगा, तो बताओ कार्य क्या होगा, अल्प ही होगा, dw होगा। ठीक है, और कार्य के लिए लेकिन विभवांतर दोनों के प्लेटों के मध्य क्या है, v है, तो dw = क्या हो जाएगा, dq × v। ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब टोटल कार्य की बात करें तो अतः टोटल कार्य के लिए अब है ना क्या करना होगा, हमें इसका समाकलन कर देना है, dq × v। कहाँ से कहाँ तक आपको पहले तो आवेश 0 था, फिर टोटल आवेश कितना संचित हुआ, q संचित हो गया, dq × v हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये अपन को तो यहाँ पर कैसे मालूम है कि भाई ये संधारित्र में संचित ऊर्जा है, इसके लिए मुझे कुछ संधारित्र वाला कोई टर्म तो लाना ही पड़ेगा। अपन जानते हैं कि Q = क्या होता है, CV होता है। Q = क्या होता है, CV। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो V = क्या लिख सकते हैं बताओ, Q/C लिख सकते हैं। V = क्या लिख सकते हैं, Q/C। अब मैं इस V की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q/C। अतः W = है ना समाकलन 0 से कैपिटल Q, है ना, फिर क्या लिखेंगे, Q/C × dq। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब समाकलन तो तुम्हें आता ही होगा, या तुम्हें शायद समझ में भी आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब देखो 1/c भाई ये धारिता है, इसको तो हम बाहर ले लेंगे, समाकलन 0 से Q dq लिख देंगे। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो बताओ कितना आएगा, Q²/2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, कार्य W = 1/c Q²। ठीक है, क्या लिखेंगे, Q²/2, है ना। इसका समाकलन क्या होगा, Q²/2। करना आता है समाकलन, नहीं आता है तो है ना आप सूत्र देख लेना एक बार, सूत्र पे आधारित होता है ना, x⁴n dx। इसका समाकलन क्या होता है, x⁴n + 1/n+1। इस उत्तर से आप इसका समाकलन कर सकते हो। लिमिट क्या है इसकी, 0 से कैपिटल Q। लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट Q² पे 0 वाला तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैपिटल Q² / 2c। और यही कार्य किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो इस कार्य को मैं क्या लिख सकता हूँ, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को मैं यहाँ लिखूंगा U = क्या आ गया, Q²/2c। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई, संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा, है ना। इसका मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो बात हुई जब Q और C है अपने पास में। अब देखो अपन जानते हैं कि Q = क्या होगा, CV होगा। ठीक है, तो मैं इस विद्युत ऊर्जा को और अन्य पदों में भी इसको लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, मैं Q = क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, CV। ठीक है, तो एक और इसका सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C² V²/2c हो जाएगा। C से C एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बना बताओ, U = 1/2 CV²। ठीक है, ये एक और सूत्र हमें प्राप्त हो गया विद्युत ऊर्जा का। एक तीसरा सूत्र और होगा। देखो एक तो Q और C के रूप में आ गया, C और V के रूप में आ गया। अब हमें किसके रूप में चाहिए, Q और V के रूप में। ठीक है, तो Q और V के रूप में चाहिए, तो बताओ C = क्या होगा, Q/V। तो मैं इस C की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q/V। तो बताओ U = क्या हो जाएगा, Q² / 2 Q/V।
ठीक है, v ऊपर चला जाएगा, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/2 QV, 1/2 QV, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये विद्युत ऊर्जा का तीसरा सूत्र प्राप्त हो गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम संधारित्र को बैटरी की सहायता से आवेशित कर रहे होते हैं तो वास्तव में देखो, जब इस पर टोटल आवेश Q संचित होना है, विभवांतर V है, तो वास्तव में टोटल कार्य क्या होना चाहिए, W = QV, है ना, टोटल कार्य ये होना चाहिए था और यही ऊर्जा के रूप में संचित होना चाहिए। लेकिन अभी हमने इसमें लास्ट में क्या देखा, 1/2 QV आ रहा है, तो इसका मतलब है ना, ये क्या सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है ना। कैसे सही है बताओ, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इसको संधारित्र को हमें आवेशित करने के लिए इसको हमें एक चालक तार की सहायता से जोड़ना पड़ता है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होंगे, आवेशों का आयनों से टक्कर होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा हानि स्टार्ट हो जाती है, जो चालक तार है वो गर्म हो जाते हैं, तो वो ऊष्मा हानि कितनी होती है, 1/2 QV ही होती है, या 1/2 CV² होती है, या फिर Q²/2C, ये इतनी ऊर्जा हानि होगी और इतनी ही ऊर्जा इसमें क्या होती है, संचित होती है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। तो ये तो टर्म हो गया किसका, विद्युत ऊर्जा का। तो ये देखो बहुत ही आपको तीनों सूत्रों को ध्यान रखना चाहिए। कभी बार न्यूमेरिकल में मान लो जब आपको Q और C दिया हुआ हो तो आप ये सूत्र उपयोग कर सकते हो, CV दिया हुआ हो तो ये सूत्र उपयोग कर सकते हो, QV दिया हुआ हो तो ये सूत्र आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक था। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि ऊर्जा घनत्व पूछ लिया जाता है। देखो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, प्लेट का कोई क्षेत्रफल होगा, उनके बीच की कोई दूरी होगी, तो उनमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो संचित कहाँ हुई, ये ऊर्जा बच्चों संचित होती है। याद हो तो मैंने पीछे एक टॉपिक करवाया था, एक चालक में संचित ऊर्जा, ठीक है, वहाँ पर याद हो तो ऊर्जा का मान आता है 1/2 ε0 E², है ना, सेकंड चैप्टर था, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने ऊर्जा पढ़ा था और यहाँ पर भी हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा घनत्व है, वहाँ पर भी हमने ऊर्जा घनत्व ही ज्ञात किया था। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा। तो मैं लिख देता हूँ, प्रति एकांक आयतन, आयतन प्रति एकांक का मतलब आयतन बट्टे में चला जाता है, ठीक है ना, उत्पन्न या संचित विद्युत ऊर्जा, मैंने लिख दिया विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और ये है ऊर्जा घनत्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व जो है इसको मैं लिखूंगा UD, डी का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व है। विद्युत ऊर्जा भी क्या आई थी, U अपॉन आयतन को हम क्या लिखते हैं, V। तो हमें ये चीज बनानी है ताकि ये आ जाए, U तो है अपने पास में, बस एक नीचे और क्या आ जाए, V और आ जाए। तो ये मुझे करने के लिए मुझे एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ पर करनी होती है, ये याद हो तो तुम्हें। देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, U हम जानते हैं क्या होता है, Q²/2C होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C होता है ε0A/d होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस C की जगह ये मान रखूँगा, ठीक है। तो देखो U क्या आ जाएगा, Q²/2ε0A, देखो C की जगह ये लिखूंगा, D चला जाएगा ऊपर। अब बचा ये आवेश, ठीक है, इस आवेश को मैं हटा देता हूं। देखो अभी कहीं V बन रहा है क्या, V नहीं बन रहा। हमें V बनाने के लिए, देखो V बनाने के लिए मुझे A और D करना होगा, है ना, AD चाहिए मुझे। ये मैं प्राप्त करूंगा किससे, इस आवेश से। इससे कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अपन जानते हैं समांतर प्लेट जो होता है, ठीक है, ऐसी कोई संरचना होती है, ऐसा युग्म होता है प्लेटों का, उसके लिए विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, सिग्मा अपॉन ε0, क्या होता है, सिग्मा अपॉन ε0, ठीक है। और सिग्मा इक्वल, देखो सिग्मा यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा इक्वल क्या होता है, कैपिटल Q, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल Q ले रहे हैं,
ठीक है। सिग्मा इक्वल क्या होता है, कैपिटल Q डिवाइड A, ठीक है। अब Q इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, है ना, या सिग्मा यहाँ पर लिख दो, देखो सिग्मा की तो वैल्यू लिखनी थी अपन को, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। तो E इक्वल बताओ क्या बन गया, Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट A। तो अब देखो यहाँ से ही Q इक्वल कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू A। ये Q की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, इस जगह रखेंगे, ठीक है, Q की वैल्यू। तो बताओ अब U क्या बन गया, U इक्वल एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो इसका भी सबका स्क्वायर करेंगे, इंटू ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से एक ए चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच गया, अब बच गया u इक्वल 1/2, एक ये एप्सिलॉन नॉट, फिर ई स्क्वायर, फिर a बच गया और d बच गया। अब देखो a इंटू डी क्या है, v है, a इंटू डी क्या है, v है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, u इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी। अब मैं v को इधर भेज दूंगा, तो u डिवाइड v इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए आसानी से, देखो यू डी इक्वल, देखो यहाँ पर देखो यू डी इक्वल क्या है, u अपॉन वी। तो u अपॉन वी अपने पास में आ गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यू डी लिख सकता हूँ। सो यू डी इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये होता है क्या, ऊर्जा घनत्व। इसका मात्रक क्या होगा, जूल, है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 4.15 ये सब है ना सूत्रों पर आधारित है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, ठीक है। अब संयोजन, जब अपन संयोजन करते हैं इसका मतलब वहां पर भी तो ऊर्जा संचित होती होगी। तो अपन जानते हैं, एक तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो ऊर्जा संचित होती है, पहले तो आप ये बताओ श्रेणी क्रम में क्या चीज कॉमन है। श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं आवेश जो है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर हम क्या सूत्र उपयोग करने वाले हैं ऊर्जा के लिए, अपन 3 सूत्र जानते हैं ऊर्जा का। एक तो होता है U इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक होता है U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर इसी ऊर्जाओं का उपयोग करने वाले हैं। देखो अब U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन की जब हम बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि आवेश जो है Q समान रहता है, बहुत अच्छी बात। और हम दूसरी बात क्या जानते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता C इक्विवेलेंट इक्वल क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2, कुछ इस तरीके से होती है। तो ये वाला जो सूत्र है ऊर्जा का, उसमें देखिए 1/C भी आ रहा है, जिसमें ऐसे आता है, ठीक है। आगे तक ये चलेगा, ध्यान रखना 1/CN तक, और Q भी आ रहा है, Q जो कि समान है। तो मैं इसका ऊर्जा का सूत्र अगर लिखना चाहूँगा तो बताओ वो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ठीक है, U इक्विवेलेंट, पहला संधारित्र, उसके लिए मैं ऊर्जा लिखूंगा कितनी, है ना, वो कितनी भाई, Q स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2C1। फिर दूसरे के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर अपॉन 2C2, प्लस तीसरे के लिए Q स्क्वायर अपॉन 2C3। इस तरीके से ये हम अनंत तक, मतलब n तक आप इसको लिख सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि U इक्विवेलेंट इक्वल Q स्क्वायर अपॉन 2 तो कॉमन आएगा, और ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये बनेगा कहाँ तक, अनंत तक, 1/CN बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है अब आपको, ये चीज क्या थी, 1/C इक्विवेलेंट। तो अब बताओ U इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट,
ये आ गई संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य ऊर्जा, ठीक है, जूल। अब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या चीज कॉमन आती है, ये ध्यान रखो। अब समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इस संयोजन में जो ऊर्जा जो है, देखो अपन यहाँ पर पहले ये बात ध्यान रखो, कौन चीज इसमें समान होती है। इसमें क्या रहता है, विभव समान रहता है, V समान रहता है इसमें, ठीक है। जबकि V है और C का क्या, C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब देखो इनमें दो चीज आ रही, V और C, और V और C के रूप में जो ऊर्जा हम उपयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, 1/2 CV², ठीक है। तो इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में जो n संधारित्र जुड़े हुए होंगे तो उनकी जो टोटल या जो उनकी जो तुल्य ऊर्जा जो है U इक्विवेलेंट, वो क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 C1 पहले संधारित्र के लिए, उसका विभव तो यही रहेगा, है ना, विभव समान रहता है समांतर क्रम में, प्लस 1/2 फिर C2 फिर V² प्लस 1/2 C3 V², ऐसे चलेगा ये n तक, 1/2 CN V²। U इक्विवेलेंट इक्वल 1/2 V² यहाँ पर कॉमन होगा, ब्रैकेट में बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये हो गया Cn हो गया। अब ये फिर C इक्विवेलेंट हो गया, तो U इक्विवेलेंट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 C इक्विवेलेंट V² हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा का हम ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं Q²/2C इक्विवेलेंट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही शानदार अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पूर्ण वितरण तथा ऊर्जा हानि, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेश पूर्ण वितरण। देखो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन अपनी बुक का अभ्यास का ही एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा था। देखिए क्वेश्चन था ये लघुत्तरात्मक में था, ये ना लघुत्तरात्मक में होना चाहिए, हाँ, लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं बनता है, और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अपन इस टॉपिक को जो आवेशों का पूर्ण वितरण है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर समझने वाले हैं। एक्चुअल में इस टॉपिक को हम यूँ बोल सकते हैं कि आवेशित चालकों का संयोजन, ठीक है, आवेशित चालकों का संयोजन, आवेशित चालकों का संयोजन। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं वापस से इस चीज़ को समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मान लो आवेशित चालकों का, पहले तो आप टॉपिक को ढंग से पढ़िए। आवेशित चालकों का संयोजन, अपने पास में दो आवेशित चालक होंगे, ठीक है, और उनको हम क्या कर दें, एक दूसरे से संयोजित कर दें, ठीक है। देखो क्या सिचुएशन हो सकती है, एक चालक हो अपने पास में, एक तो हो ये वाला चालक, मान लिया ये चालक नंबर 1 है, चालक 1, एक दूसरा चालक लेते हैं, ये है चालक 2, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो मानकर चलो आप क्या R1, इसकी त्रिज्या जो है वो हम मानकर चलते हैं R2। बहुत अच्छी बात, इसमें मैंने आपको बहुत गजब के पॉइंट्स भी करवाए हैं। मान लो कि इस चालक की धारिता, अब चालक है, गोलीय चालक है, इसकी धारिता कुछ होगी, इसकी धारिता मैंने माना क्या C1 प्रारंभिक,
ये प्रारंभिक मान लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, और इधर लिखूंगा फिर नीचे अंतिम। ये मान लो कि इसकी धारिता है C1, कहा कि विभव है V1, कहा आवेश है Q1, तो इसके लिए धारिता कहा C2, विभव बताया V2 और आवेश कहा Q2। बहुत अच्छी बात है। अब कहा कि अगर हम इनको कोई तार की सहायता से, चालक तार की सहायता से, है ना, कोई चालक तार लिया और चालक तार की सहायता से हम इनको जोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात, जोड़ दिया, संयोजन हो गया। क्या होगा इसमें, आपको एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना इसमें आपको दी हुई होगी। वो क्या दी हुई होगी कि इंपॉर्टेंट बात यह है, या तो आपको V1 इज ग्रेटर देन V2 दिया हुआ होगा, या फिर आपको दिया हुआ होगा V2 इज ग्रेटर देन V1 आपको दिया हुआ होगा। यहां पर अभी अपन मान लेते हैं जैसे V1 इज ग्रेटर देन V2 है, मतलब इसका विभव इसके विभव से ज्यादा है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब दो चालकों को, है ना, एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक से संपर्क करा के आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो किस तरीके से हमने ज्ञात करते हैं, उसमें आवेशों का कैसा प्रवाह होता है। देखो सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। देखिए कि जब हम दो चालकों को क्या करते हैं, एक अनावेशित चालक को, है ना, एक आवेशित चालक से संपर्क करा के आवेशित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर विभव या इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है या इनके विभव अलग अलग होते हैं तभी आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ही प्रवाहित होते हैं। ये नोट करके आपको अगर नहीं किया है तो आज कर लेना, वापस से नोट करके ये बात लिख लीजिए, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि आवेश सदैव और सदैव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यही है यहाँ पर, इसी से ये आपको समझ में आएगा। देखिए कि होता क्या है कि अगर इनका विभव जब तक समान नहीं होगा तब तक इसमें आवेश प्रवाहित होता रहेगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आवेश तब तक ही प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाए। देखो अभी यहाँ पर उच्च विभव वाला चालक ये है और निम्न विभव वाला चालक ये है, आवेश का प्रवाह होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये आवेश का प्रवाह इधर से इधर होगा, V1 से V2 तक। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का आवेश का जो प्रवाह, मतलब दोनों का विभव जो है वो समान नहीं हो जाए। ये बातें एक बार आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। आपकी अधिकतर डेरिवेशन जो है ना, वो इसकी जो संपूर्ण डेरिवेशन यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या लिख देना है भैया, एक तो आपको विभव समान हो गया, बहुत अच्छी बात, विभव समान हो गया मतलब V समान हो गया पहले के लिए, ये दूसरे के लिए भी क्या हो गया, V है। अभी आप बताओ कि इसका V, ठीक है, या मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, आवेश के रूप में लिख लेता हूँ, क्योंकि आवेश भी तो बदल जाएगा। मान लो कि आवेश बदल कर, है ना, इसका आवेश अब बदल कर, है ना, मैंने कहा था एक चीज़ और लिखेंगे अपन अंतिम रूप से, ठीक है, मैंने लिखा कि ये अंतिम आवेश की बात करते हैं। अब आवेश हो गया Q1 डेज और इसका आवेश हो गया Q2 डेज। इसका अब विभव मान लो V हो गया और इसका विभव V हो गया। भाई विभव समान हो जाएगा, आवेश प्रवाह होगा तब तक होगा जब तक विभव समान नहीं हो जाए, विभव V हो गया। धारिता कभी नहीं बदलेगी, धारिता क्या रहेगी, मान लो कि अभी भी इसकी धारिता क्या है C1 और इसकी धारिता क्या है C2। अभी पहले कंडीशन में, प्रारंभिक स्थिति में अगर आप देखो, प्रारंभ में Q1 क्या होगा, C1 V1, ठीक है, और Q2 क्या होगा, C2 V2 होगा। ये अपन जानते हैं Q इक्वल क्या होता है, CV होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अंतिम की बात करते हैं।
Q1 डेज आ गया, Q1 डेज इक्वल क्या लिखेंगे C1V, और Q2 डेज ये क्या लिखेंगे C2V। अब हम ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश का संरक्षण का नियम पढ़ा हमने, तो आवेश के संरक्षण के नियम से इस Q1 प्लस Q2 का मान वही रहेगा जो Q1 डेज प्लस Q2 डेज का रहेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो इम्पोर्टेंट बात ये है, आवेश संरक्षण के नियम से, ये कहाँ से लिया हमने, आवेश संरक्षण के नियम से, क्योंकि इसमें तो आवेश है ना, इसका थोड़ी ना कोई हानि हो जाएगी आवेश संरक्षण का, सॉरी आवेश की, तो आवेश संरक्षण के नियम से। तो Q1 प्लस Q2, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल रहेगा किसके, Q1 डेज प्लस Q2 डेज के। ये बात आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मिलने वाला है। Q1 इक्वल क्या है बताओ, C1V1 प्लस Q2 क्या है, C2V2 इक्वल Q1 डेज क्या है, C1V प्लस C2V। आवेश संरक्षण का नियम आपने उपयोग कर लिया, ठीक है। आवेश जो पहले था बाद में भी उनका टोटल आवेश वही रहेगा। ये V कॉमन लो, कॉमन लेकर जब आप इसको हल करोगे तब ये आपको वो क्या मिलेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बताओ यहाँ से आपको क्या मिला, ये उभयनिष्ठ विभव। भाई जब दोनों का विभव समान हो जाता है इसका मतलब दोनों के लिए कॉमन है, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर नहीं होता? इनसे हमें एक और जानकारी मिलती है, इससे इस टर्म से हमें एक और अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकलों के लिए, नीट एग्जाम, जेई मेन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये वाला, कि Q1 डेज इक्वल C1। मैंने कहा पहला चालक उसकी त्रिज्या R1, ठीक है, धारिता चालक है, गोलीय चालक है। बताओ गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, फिर इंटू में क्या चल रहा है V। Q2 डेज, Q2 डेज कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू V। जब हम इनका अनुपात लेंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये चीज आ गई, ध्यान देना, इस चीज को हम आगे उपयोग करेंगे, अभी उपयोग नहीं करेंगे। अब मैं ऐसे मान लो कि आवेश का पूर्ण वितरण समझा रहा हूँ, कि जब पहले आवेश मान लो Q1 था फिर Q2 था, जब इनको संपर्क करवाया तब Q1 डेज हो गया, तो कितना है, जब मान लो कि एक पर 2 माइक्रोकुलाम है, दूसरे पर 4 माइक्रोकुलाम है, संपर्क करा दिया तो अब कितना होगा, है ना, अब वो 2 तो नहीं रहेगा और दूसरे वाले पर 4 भी नहीं रहेगा, जबकि त्रिज्या भी अलग अलग। हाँ, अगर त्रिज्या अगर समान होती तो 2 + 4 है ना, कितना हो गया, 6/2 3 आ जाता, लेकिन अब इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने त्रिज्याएं अलग अलग ली है। इसको अपन आइडेंटिकल नहीं, है ना, जब समान होते हैं तब उनको आइडेंटिकल बोलते हैं, समान रूप बोलते हैं उसको, एक रूप, ठीक है। लेकिन जब इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हुई थी हम इसको एक रूप नहीं बोलते हैं, है ना, आइडेंटिकल नहीं होता ये। तो ऐसी कंडीशन में अभी Q1 डेज अपॉन Q2 डेज ये क्या होगा, R1 अपॉन R2। ये बात तो मैंने आपको याद हो तो पहले भी कहीं पर बताई होगी, आवेशों का अनुपात इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में होता है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग बैठा लो। अब मैं इससे आपको 2 सूत्र प्राप्त करके बताने वाला हूं, जिससे आप आवेशों के पूर्ण वितरण से इन आवेशों का मान Q1 डेज का अलग ज्ञात कर सकते हो, Q2 डेज का अलग ज्ञात कर सकते हो। फिर अपन ने अपने एक अभ्यास में कुछ क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, उनको आप इन सूत्र से उनको सीधे हल कर सकते हो, बिना आपको, है ना, उसमें बहुत झंझट मारी जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप इन सूत्रों का आप डायरेक्टली उपयोग करोगे, है ना, चुटकियों में वो क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। अब देखो कैसे होंगे, हम थोड़ी सी इसकी और अच्छी सी जानकारी लेते हैं और अगले पेज पर बढ़ते हैं। देखो अपने पास में एक तो क्या आ गया, Q1 डेज में लिख देता हूँ, है ना, क्या क्या प्राप्त कर लिया हमने, Q1 डेज अपॉन Q2 डेज, ये इक्वल आया अपने पास में R1 अपॉन R2। क्लियर यहाँ तक?
ठीक है। अब मुझे इस टर्म से ही Q1 डेज निकाल देना है और इससे ही निकल जाएगा, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी होगा, है ना, 2-3 बार बता दिया था मैंने इसके बारे में तुम्हें क्लास में। देखो Q1 डेज इक्वल में क्या लिख सकता हूँ अभी, R1/R2 इंटू Q2 डेज, ये लिख सकता हूँ। अब मान लो कि Q1 डेज प्लस Q2 डेज ये क्या था, किसके इक्वल था बताओ, Q1 प्लस Q2 के इक्वल था। मैं इसका योग, इन आवेशों का योग कैपिटल Q मान लेता हूँ भाई। Q1 डेज प्लस Q2 डेज कितना है, कैपिटल Q है भाई। ये Q1 प्लस Q2, ये थोड़ा सा है ना, कंफ्यूज नहीं होना इनको, आप मैथमेटिकली इनको सोचना होता है। देखो भाई, ये 2 माइक्रोकुलम, ये 4 माइक्रोकुलम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, मान लो ये 6 है कैपिटल Q। अब Q1 डेज मान लो कि चेंज हुआ, Q1 डेज मान लो कि 3 हो गया या 4 हो गया, और Q2 डेज बदल कर 2 हो गया, तो अब भी कितना होगा, टोटल 6 ही होगा। तो Q1 डेज प्लस Q2 डेज मान लिया क्या है, Q है। अब Q2 डेज जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस Q1 डेज लिख सकता हूँ ये बात। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा इस जगह। तो Q1 डेज इक्वल टू R1/R2 ब्रैकेट Q माइनस Q1 डेज। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए अब इसको और सोल्व करते हैं। Q1 डेज इक्वल R1/R2, ये इंटू होगा Q से, तो ये कैपिटल Q, फिर माइनस R1/R2, फिर ये होगा इससे Q1 डेज से। अब ये टर्म जो है ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें तो Q1 डेज चाहिए। Q1 डेज प्लस R1/R2 इंटू Q1 डेज इक्वल टू कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2 इंटू कैपिटल Q। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये R2 इंटू हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, Q1 डेज इंटू R2 प्लस ये Q1 डेज इंटू R1 और अपॉन में क्या चल रहा है, R2। ये इक्वल है किसके, R1 अपॉन R2 इंटू Q के। ये बात क्लियर हो गई आपके। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये R2 और ये R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले टर्म में क्या बच जाएगा, ओनली Q1 डेज इंटू R2 प्लस Q1 डेज इंटू R1। ठीक है, इक्वल R1 कैपिटल Q। Q1 डेज चाहिए था, कॉमन ले लो, और मैं इसको लिख देता हूँ अब क्या, R1 प्लस R2, ये इक्वल करेंगे R1 Q के। तो Q1 डेज अब कितना आ गया, R1 Q डिवाइड R1 प्लस R2, ये लीजिए, ये हमें प्राप्त हो गया Q1 डेज। बिल्कुल ऐसे ही आप Q2 डेज प्राप्त करिए। ठीक है, Q2 डेज निकालोगे तो Q2 डेज क्या हो जाएगा, R2 इंटू Q अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर यहाँ तक। ये तो होता है बच्चों आवेश का पूर्ण वितरण। ये हमने आवेश ज्ञात कर लिया। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। देखो अब आप इसका आप सोचोगे सर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए आप इसको थोड़ा न्यूमेरिकली तरीके से आप इसको सोचिए। मान लो आपको 2 चालक दिए हुए होते, एक की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे देती, दूसरे की त्रिज्या आपको दे दी क्या, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो एक अपन एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करते हैं। मान लो कि जैसे आपके पास में एक चालक दे दिया, एक दूसरा चालक दे दिया, कहा कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ओके, इस पर चार्ज कहा 2 माइक्रोकुलम, इस पर चार्ज कहा, या सॉरी मैं इसको मान लेता हूँ 4 माइक्रोकुलम, इस पर मैंने कहा 8 माइक्रोकुलम, ये मैंने कहा। अब इनको जब चालक से जोड़ दिया, फिर उनके बाद में पूछा कि अब इन पर आवेश बताओ जोड़ने के बाद में, तो आप कहोगे सर Q1 डेज। अब देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। Q1 डेज इक्वल क्या होता है, पहले R1 कौन है, खुद 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 15 प्लस 5 R1 प्लस R2 मतलब 20 हो गया, इंटू टोटल कितना है 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 पंजे 20, 5 से 5 ये कैंसिल, कितना आ गया 3 माइक्रोकुलम। इस पर कितना बच गया 3 माइक्रोकुलम। ओके, अब Q2 डेज निकालिए। Q2 डेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, R2 क्या है बच्चों इसका 15 डिवाइड R1 प्लस R2, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20,
ठीक है। और क्यू कैपिटल क्यू का मतलब टोटल आवेश 8012, 4×3 12, 4×5 20, 5×3 15, 3×3 9 माइक्रोकुलम। अब एक चीज चेक कर लीजिए, 8×4 12, 9×3 12, वही है, आवेश सुरक्षित है। लेकिन इसमें आपने एक चीज सोची होगी, ये तो ज्यादा था, ये कम था आवेश। ऐसा नहीं कि आवेश ज्यादा होता है तो वहां से कम आवेश की तरफ प्रवाहित होता है, देखो कम से ज्यादा की तरफ ही प्रवाहित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विभव जो है वो ज्यादा है और इसका विभव कम है, इससे कुछ आवेश निकला है और इधर गया। कब तक गया? जब तक कि विभव समान नहीं हो गया। अगर आप इसका विभव भी निकालना चाहो, इस मान से, इस आवेश से और इस आवेश से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लो और इसकी 15 सेंटीमीटर ले लो, विभव समान ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या था देखो, अब हम उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन था। ये तो हमने आवेशपूर्ण वितरण को समझा और इसमें एक आगे क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था, दो आवेशित चालकों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2, धारिताएं क्रमशः C1 व C2, आवेश क्रमशः कैपिटल Q1 व Q2 तथा विभव क्रमशः V1 व V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। देखो इसने कहा है, इसने कुछ दिया है यहाँ पर, कहा कि यदि इन चालकों को परस्पर अगर जोड़ देते हैं, संपर्क करवा देते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इनकी विभव का अनुपात इनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे हम हल करेंगे, देखो इसको अपन को समझना है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना है C1/C2 ये इक्वल होगा डेल V2/डेल V1, ये हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन था। कैसे? देखो अपना टॉपिक क्या था, ये एक चालक है, ये दूसरा चालक है, त्रिज्या कही है R1। ठीक है, अब इसमें अब त्रिज्या का हालांकि कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, विभव था V1, इसका विभव क्या था V2। लेकिन जब इनको जोड़ दिया विभव क्या हो गया V, लेकिन आपको क्या दिया था भाई, V1 इज ग्रेटर देन V2। इससे कुछ आवेश निकला, मतलब इसका विभव कम हो गया, इधर गया। इसका विभव है ना, इसका विभव ज़्यादा था, इसका विभव कम था, और ये आवेश तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों की विभव समान नहीं हो जाए। इसका मतलब इसका विभव कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो मैं लिखूंगा भाई इसके विभव में परिवर्तन हुआ डेल V1। ठीक है, डेल V1 का मतलब हुआ V1 माइनस V। क्लियर यहाँ तक? V1 में से इस V को घटाऊंगा तभी तो इसका विभव में परिवर्तन मालूम होगा। जैसे मान लो इसका विभव आपको 5 वोल्ट दिया हुआ होता या 10 वोल्ट मान लीजिए, और कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया फाइनली, बाद में संपर्क के बाद में 8 वोल्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, विभव में परिवर्तन ज्ञात करने, कितना परिवर्तन हुआ, 2 वोल्ट का, 2 कम हो गया, 2 है ना, तो 10 माइनस 8 करोगे 2, है ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे। फिर डेल V2 इसके लिए, तो ये बड़ा है, लेकिन ये तो अब आप इसको मान लीजिए, इसको आप उल्टा लिख दो बस, और क्या है, V माइनस V2। भाई ये 8 हो गया, मान लो ये 5 था। क्लियर? तो 3 का परिवर्तन हुआ तो 8 माइनस 5। ठीक है, मतलब V माइनस V2। ये तो आगे विभव में परिवर्तन। अब अपने पास में अपन को क्या करना है, देखो V हमें मालूम है, उबेनिश विभव, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था उबेनिश विभव, वो हमने प्राप्त किया था, और वो क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस V की जगह हम ये लिखेंगे और यहाँ पर V की जगह ये लिख देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डेल V1, पहले सबसे पहले डेल V1 निकाल लेते हैं। डेल V1 इक्वल, पहले क्या था, V1, फिर था माइनस V, मतलब ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों आएगा डेल V1 इक्वल C1V1 प्लस C2V1। क्लियर? फिर ये क्या बनेगा, माइनस C1V1 एंड माइनस C2V2। ठीक है, एंड डिवाइड C1 प्लस C2। अब ये पद और ये पद यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर C2 कॉमन आ रहा है। C2 कॉमन लेकर मैं लिखूंगा V1 माइनस V2।
तो डेल V1 इज इक्वल टू C2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिखा V1 माइनस V2, अपॉन में चल रहा है क्या C1 प्लस C2। बिल्कुल ऐसे ही अब हमें लिखना है किसके लिए, डेल V2 के लिए। डेल V2 क्या था, V माइनस V2 था, तो V तो है अपने पास भी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। एलसीएम लो C1 प्लस C2, ठीक है, तो एलसीएम क्या है अपना C1 प्लस C2, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2, फिर ये इससे इंटू होगा तो माइनस C1 इंटू V2 एंड माइनस C2 इंटू V2। क्या चीज़ कैंसिल हुई, ये वाली, और इसमें C1 कॉमन आ रहा है। सो डेल V2 इक्वल C1 ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इनको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, तो समीकरण नंबर 2 में हम 1 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1, तो 2 ये है डेल V2 है, क्या लिखेंगे बच्चों डेल V2 अपॉन इधर क्या है डेल V1 है, लिखेंगे डेल V1 इक्वल टू इसमें भाग देंगे तो C1 अपॉन इधर क्या है C2, ये बचेगा, और देखो ये वाला टर्म और ये वाला सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये सिद्ध हो गया अपना कि C1 अपॉन C2 इक्वल क्या होता है डेल V2 अपॉन डेल V1। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो था आवेशों का पूर्ण वितरण, समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपसे पूछा है, अगला अपना टॉपिक है ऊर्जा हानि। देखिए ऊर्जा हानि इसी में है ना, जो आवेशों का पूर्ण वितरण है, चालकों को संयोजित कर देते हैं, तब इसमें आपसे पूछा जाता है ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। हालांकि मैं अभी इसकी डेरिवेशन नहीं करवाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इसमें समझाने वाला हूँ क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो दो चालक थे अपने पास में, पहले इसकी जब इनको संपर्क नहीं करवाया, ठीक है, आपका टॉपिक है ऊर्जा हानि संपर्क में, ठीक है, संपर्क वाले दौरान इसकी ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है, लास्ट टॉपिक था इसका। इसमें इसकी प्रारंभिक ऊर्जा है U1, जैसे मान लो U1 है, और ये है 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसकी है U2 इक्वल 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फिर संपर्क करवा दिया, उसके बाद में अब इसकी ऊर्जा है U1 डेज, ठीक है, और ये ऊर्जा है कितनी 1/2 C1 V स्क्वायर, और इसकी होगी U2 डेज इक्वल 1/2 C2 V स्क्वायर। ऊर्जा हानि पूछी है बच्चों और कुछ नहीं पूछा इसमें, तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रारंभिक ऊर्जा पहले ज़्यादा थी, बाद वाली ऊर्जा जो वो कम हो गई इसका, तभी तो ऊर्जा हानि हुई है। तो ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, डेल यू इक्वल इसका योग माइनस इसका योग कर देना है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, माइनस करोगे इसके योग को तो 1/2 C1 V स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V स्क्वायर, इसमें V स्क्वायर आप कॉमन ले लेना वगैरह, फिर आप जो भी अपना बेनिस वो आया वो आप रखो, और इसको जब आप हल करोगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। नोट्स में मेरा लिखाया हुआ है, पूरी डेरिवेशन इसकी कराई हुई है, नहीं आती है समझ में तो पूछ लेना, वापस से मैं इसकी यहाँ से इसको समझा दूंगा, ठीक है। ये अब अपन यहाँ पर इसी का ऊर्जा पर, अब देखो आपके एक लघुतरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं जो कि मेरे लिए मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, और मैंने आपको इस पर एक टॉपिक भी अलग से करवाया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर स्लाइड को चेंज कर देता हूँ। तो बच्चों देखो इसमें लघुतरात्मक प्रश्न जो है, लघुतरात्मक प्रश्न जो है मैं लिख देता हूँ अब वही कि कौन से प्रश्न का मैंने यहाँ पर टॉपिक करवाया है, लघुतरात्मक का ना, लघुतरात्मक, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर है 6। बहुत ही गजब के क्वेश्चन हैं, अगर पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मैं पेपर में बनाना चाहूँगा, मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पर मैंने आपको एक अलग टॉपिक समझाया है, ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया है,
इनके आंसर्स को। ठीक है, अब एक बार मैं एक बार ये टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए टॉपिक क्या होगा, जब आप कोई संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, एक तो आप जब इसको आवेशित कर रहे होते हो किसी बैटरी की सहायता से, इसका विभवांतर यहाँ पर भी है, आवेशित किया, ठीक है, और एक आप इसको आवेशित कर लेने के बाद में इस बैटरी को हटा दिया, बैटरी को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, इसमें बैटरी जुड़ी भी है और इस वाले में बैटरी नहीं जुड़ी हुई है। क्लियर यहाँ तक? इसमें आवेशित करके बैटरी को हटा लिया, जबकि इसमें अभी भी बैटरी जुड़ी हुई है। क्या होगा जी, हमें क्या क्या होगा, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट लिया है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, है ना, दोनों को हम स्टेप वाइज यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है विभवांतर के लिए, तो कहा है कि विभवांतर, हाँ दूसरी बात ये कि इसने कहा है कि इसमें कहा है कि इसके अंदर कोई परावैद्युतांक भी भर दिया। भाई इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, ये परावैद्युतांक की वजह से ये इंपॉर्टेंट हुआ है, परावैद्युतांक भी भर दिया एप्सिलॉन आर मान का। अब क्या इफेक्ट होने वाला है इन सब चीज़ों पर, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा है विभवांतर के लिए, तो इस कंडीशन में इसका विभवांतर प्लेटों के बीच में क्या रहेगा, इस कंडीशन में इसके प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या रहेगा। तो अपन जानते हैं जब अपन संधारित्र को आवेशित करते हैं, ठीक है, बैटरी जुड़ी हुई होती है, जब तक बैटरी जुड़ी हुई है तब तक उस पर विभव सरलता से V ही बना रहेगा, तो इसका V समान रहेगा, ठीक है, V वही रहेगा, V है ना, बदलेगा नहीं। लेकिन इस वाले में देखिए, इसमें V जो है, अब वो मान लो वो V डैश हो गया, और V डैश है ना, अपन जानते हैं परावैद्युतांक उसमें भर देते हैं प्लेटों के बीच में, तो विभव कम हो जाता है, तो V अपॉन ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा। फिर अपन सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं इसके। फिर इसमें पूछा है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसका विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, मैं इसको ई डैश मान लेता हूँ, विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए। तो विद्युत क्षेत्र इसका वही रहने वाला है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो अपन जानते हैं V इक्वल क्या होता है, आप याद रखो A इंटू डी। V जब वही है, प्लेटों के बीच की दूरी जब वही है, तो सिंपली यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र भी वही रहेगा, समान। और इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोर्शन था इसका, ठीक है, ये सेकेंड। इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जब V इसका बदल गया तो सिंपली इसका विद्युत क्षेत्र भी बदल जाना है, ठीक है। आप चेक करोगे कि ई डैश इक्वल, देखो यहाँ पर ई डैश इक्वल में लिख कर बताता हूँ कि ये क्या होगा, है ना, ये V इक्वल क्या होता है ई डी, तो ई इक्वल क्या होता है V अपॉन डी, मतलब V डैश अपॉन डी। V डैश क्या है, V डैश है V अपॉन एप्सिलॉन आर अपॉन डी। V अपॉन डी क्या होता है E, तो ई डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन आर। विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन आर मान से इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि इस वाली कंडीशन में वही रहेगा, ठीक है। थर्ड पोर्शन इसका, इसमें पूछा है आगे धारिता पर क्या प्रभाव आएगा। धारिता पर देखिए, परावैद्युतांक भरा है तो सिंपली इसका धारिता बदलेगी, ऑब्वियसली इसकी धारिता क्या होने वाली है, बदलने वाली है। अभी इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और इसकी धारिता जो है बदल कर कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी, ठीक है। इसकी धारिता अपन जानते हैं एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी, और हो जाएगी एप्सिलॉन आर गुना ऑफ सी। और इसमें भी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना होती है सी। ये हमने पहले बातें ये सब पढ़ी हुई है, इन चीज़ों को, है ना, परावैद्युतांक भर देते हैं तब धारिता क्या हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। फोर्थ पोर्शन इसका, ऊर्जा पर क्या इफेक्ट, आवेश की बात करते हैं। इसमें आवेश के बारे में पूछा है कि आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन जानते हैं तो इसमें फोर्थ पोर्शन में क्या पूछा था, आवेश के बारे में, भाई आवेश पर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए आवेश, इसमें अपन जानते हैं क्यू डैश इक्वल क्या होता है बच्चों, सी वी,
लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो गया, ये मैंने कहा सी डेज वी। सी डेज कितना है, क्यू डेज इक्वल एप्सिलॉन आर सी वी। सी वी क्या होगा यहाँ पर, है ना, प्रारंभिक आवेश, तो क्यू डेज क्या हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्यू, मतलब आवेश जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, धारिता इसमें बढ़ जाएगी, विभव इसमें समान रहेगा और विद्युत क्षेत्र इसमें समान रहेगा। विभव इसमें कम हो जाता है, विद्युत क्षेत्र इसमें कम हो जाता है, धारिता वही एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। अब हम आवेश की बात करते हैं इस वाले पोर्शन में, इसका फोर्थ पोर्शन। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब संधारित्र को आपने आवेशित किया बैटरी की सहायता से, जब उसमें परावर्तनांक भी भरा हुआ है और उस पर जब आवेश क्यू हो गया, तो बताइए जब बैटरी हटा देंगे तो क्या आवेश कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आवेश का मान वही रहेगा, या आप चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो, क्यू डेज इक्वल यहाँ पर अपन जानते हैं सी डेज, और मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर वी डेज। क्यू डेज इक्वल सी डेज कितना है यहाँ पर एप्सिलॉन आर सी, और वी डेज यहाँ पर आपने चेक किया, इसका प्रारंभिक पद क्या था, वी डिवाइड एप्सिलॉन आर, विभव इसका कम हो गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैंने क्या लिखा, एक तो सी डेज का मान लिख दिया एप्सिलॉन आर सी, अब वी डेज का मान लिखेंगे वी अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर गया तो सी वी बताइए क्या आ गया, क्यू आ गया, तो प्रारंभिक आवेश क्यू था और अंतिम आवेश भी क्यू है, जबकि इसमें आवेश प्रारंभिक आवेश क्यू था और अंतिम आवेश आप देख रहे हो क्या है एप्सिलॉन आर क्यू है, मतलब इसमें आवेश बढ़ गया और जबकि इसमें समान ही रहता है। अब हम यहाँ पर ऊर्जा की बात करते हैं, इसकी ऊर्जा, फिफ्थ पॉइंट होगा इसका ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा की हम बात करें इसमें कि इसमें कौन बदल रहा है, कौन समान है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कहा मान लो कि इसकी ऊर्जा है यू डेज, यू डेज बराबर आप लिख सकते हो 1/2 सी डेज वी स्क्वायर, क्लियर, सी डेज वी स्क्वायर। तो बताओ यू डेज इक्वल 1/2 सी डेज, इसमें क्या है एप्सिलॉन आर सी, और इसमें वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें विभव समान है। अब बताओ, अपन जानते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है यू, ठीक है, 1/2 सी वी स्क्वायर क्या होता है यू, तो एप्सिलॉन आर इंटू यू, मतलब इस वाले टर्म में ऊर्जा जो है वो एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी, मतलब ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें चेक करते हैं इसमें ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप कोई भी एक पद ले लीजिए, कोई भी ऊर्जा का एक सूत्र आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, यू डेज इक्वल 1/2 सी डेज वी डेज स्क्वायर। भाई इसमें दोनों ही बदल गए ना, ठीक है, तो आप इनके मान रखो, यू डेज इक्वल टू 1/2 सी डेज, इसमें क्या था एप्सिलॉन आर सी, वी डेज इसमें क्या था वी अपॉन एप्सिलॉन आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यू डेज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन आर सी, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, एक एप्सिलॉन आर से एक एप्सिलॉन आर कैंसिल हुआ, यू डेज इक्वल यहाँ पर 1/2 सी वी स्क्वायर आपके पास में बचा, ठीक है। तो ये क्या होता है यू, और इधर यहाँ बचा क्या एप्सिलॉन आर, इसमें ऊर्जा बढ़ी जबकि इसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बात भी आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आवेशों का पूर्ण वितरण, या फिर ये जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना कि जब एक तो बैटरी कनेक्टेड हो, ठीक है, मतलब जोड़ी हुई हो, तब और परावर्तनांक भर दिया जाता है, तो इन पांचों पद पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद में परावर्तनांक भरा हुआ हो और यहाँ पर बैटरी को हटा लिया जाता है, फिर उनके बाद में उन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। ये आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और इस पॉइंट पर बहुत सारे नीट एग्जाम, जेई मेन यहाँ पर क्वेश्चन भी बनते हैं, और यहाँ पर अपने बुक के सिलेबस में, अपने बोर्ड के सिलेबस में भी 2 क्वेश्चन, 5वां और 6ठा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो इतना ही करेंगे, अपना ये चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, रिविजन कंप्लीट हो गया। अब आप को करना क्या है कि आगे के अपन या तो खुद भी थोड़ा बहुत सेल्फली इनके जो आंकिक प्रश्न है, अभ्यास वाले जो न्यूमेरिकल है, आप उनको हल करिए। कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, पूरे आंकिक प्रश्न यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जिसमें लगभग शायद 16 के समथिंग क्वेश्चन है, वो सब मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर, 5वां जो चैप्टर है, 5th चैप्टर विद्युत धारा हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन ध्यान दो, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है।